हेलो स्टूडेंट्स, अब जरा ये बात करते हैं कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस किसे कहते हैं। डीम्ड प्रोस्पेक्टस, और मैंने कहा था डीम्ड प्रोस्पेक्टस के साथ साथ हम ऑफर फॉर सेल पढ़ने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहले जरा बात करते हैं कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस होता क्या है। देखिए, डीम्ड मतलब हमने मान लिया, प्रिज्यूम कर लिया, किसी डॉक्यूमेंट को हमने कंपनी का प्रोस्पेक्टस मान लिया है, तो उसे हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बट ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, आइए अब जरा उसकी बात करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का यहां इस्तेमाल करूंगा। देखिए, एग्जाम्पल में मैं अपने नाम से एक कंपनी यहां आपको बता रहा हूं। सो मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी का नाम है संयोग व्यास लिमिटेड। सो मेरी कंपनी का नाम है संयोग व्यास लिमिटेड कंपनी। मेरी कंपनी सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी कंपनी सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरी कंपनी चाहती है कि किस तरीके से हम लॉ से बचते हुए और पब्लिक को शेयर भी इशू कर दें। हमारी कंपनी के ऊपर ना सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो, ना कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो, और हमारी कंपनी पब्लिक को शेयर भी इशू कर दे। तो उसके लिए मेरी कंपनी ने एक आइडिया सोचा। मेरी कंपनी ने आइडिया ये सोचा कि मेरी कंपनी ने इन जनवरी 2016 या तो शेयर्स इशू कर दिए या फिर इशू करने का एग्रीमेंट कर लिया। तो या तो मेरी कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए या शेयर्स इशू करने का एग्रीमेंट कर लिया है एक दूसरी कंपनी के साथ। वो दूसरी कंपनी भी हो सकती है या इशूइंग हाउस भी हो सकता है। सो मेरी कंपनी ने यहां एक एग्रीमेंट किया है, किसके साथ? इशूइंग हाउस के साथ। ओके, चलिए इस इशूइंग हाउस को हम बोल देते हैं कि ये, मान लीजिए ये अंडरराइटिंग कंपनी है। तो मेरी कंपनी ने या तो अपने शेयर्स इशू कर दिए हैं इशूइंग हाउस को, या तो सारे शेयर्स इशू कर दिए हैं, या सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इशूइंग हाउस को दे दिए हैं, या इशू करने का ना एग्रीमेंट कर लिया है। अभी शेयर दिए नहीं है, लेकिन ये कहा है मेरी कंपनी ने कि फ्यूचर में हम आपको अपने इतने शेयर्स दे देंगे। जिस इशूइंग हाउस के साथ मेरी कंपनी ने ऐसा एग्रीमेंट किया है, अब वो इशूइंग हाउस मेरी कंपनी के, यानी कि हमारी कंपनी के शेयर्स ऑफर कर रहा है पब्लिक को, राइट? सो पब्लिक को मैंने डायरेक्टली शेयर नहीं दिए हैं। शेयर मैंने या तो इशूइंग हाउस को दिए हैं या देने का प्रॉमिस किया है। इशूइंग हाउस अब हमारी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहा है और पब्लिक को बोल रहा है कि मेरे पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, आप लोग मुझसे इस कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए। तो इशूइंग हाउस जब शेयर्स के ऑफर करे पब्लिक को, तो यहां हमें दो बातें देखनी है। इशूइंग हाउस ने शेयर्स ऑफर किया, तो उस डॉक्यूमेंट को यानी कि जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए गए, उसी डॉक्यूमेंट को हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। लेकिन ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस उस इशूइंग हाउस का होगा? नहीं, ये डीम्ड प्रोस्पेक्टस मेरी कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस बनेगा। कुछ बात समझ में आई? मेरी कंपनी रेगुलेटरी कंप्लाइंस से बचना चाहती है, क्योंकि अगर मैं अपना डॉक्यूमेंट लेकर, प्रोस्पेक्टस लेकर पब्लिक के पास जाऊंगा, तो मुझे सेक्शन 26 की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, मुझे सेबी गाइडलाइंस सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो सेबी गाइडलाइन और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से बचने के लिए मैंने अपने शेयर इशूइंग हाउस को दे दिए।
इशूइंग हाउस मेरे शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहा है और इसके लिए इशूइंग हाउस जो डॉक्यूमेंट इशू करेगा उस डॉक्यूमेंट को इशूइंग हाउस का नहीं, मेरी कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। तो सर इसके रिजल्ट क्या होंगे, इसके आउटकम क्या होंगे? अगर इसे मेरी कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया गया है तो उस केस में मेरी कंपनी के ऊपर अब सेक्शन 26 भी एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 26 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 26 इज अबाउट कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। सेक्शन 26 इज अबाउट कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। और इसके अलावा जो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस के प्रोविजन होते हैं वो भी मेरी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो मेरा प्लान ये था कि चेहरा लगा दूं मैं इशूइंग हाउस का और पीछे से शेयर मैं इशू कर दूं, लेकिन लॉ और हमारी रेगुलेटरी इस बात को बड़े अच्छे समझते हैं। इसलिए लॉ में ऐसा प्रोविजन डाला गया कि अगर कंपनी ने किसी और को इस्तेमाल किया तो उसे भी हम कंपनी का ही रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे और उस डॉक्यूमेंट को हम कंपनी का ही प्रोस्पेक्टस मानेंगे। लेकिन डीम्ड प्रोस्पेक्टस बनने की दो कंडीशंस हैं और उन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो कंडीशन जिनकी मैं बात करने वाला हूं इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इस डॉक्यूमेंट को हम इस कंपनी का यानी मेरी कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस नहीं कहेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब मैंने एग्रीमेंट किया हो शेयर इशू करने का तो एग्रीमेंट करने या मैंने शेयर्स का अलॉटमेंट किया हो, जब मैंने इशूइंग हाउस को, इशूइंग हाउस जो दूसरी कंपनी है उसको जब मैंने शेयर इशू करने का एग्रीमेंट किया उसके साथ या मैंने उसे शेयर्स अलॉट किए उसके विद इन 6 मंथ्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके विद इन 6 मंथ्स, सो विद इन 6 मंथ्स इशूइंग हाउस ने वो शेयर्स ऑफर कर दिए किसको? पब्लिक को। तो मान लीजिए कि अगर जनवरी में मैंने शेयर्स दिए थे और इशूइंग हाउस ने जो शेयर्स का ऑफर दिया है दैट ऑफर इज गिविंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो 4 मंथ्स में ऑफर दे दिया। तो क्योंकि 4 मंथ्स के अंदर अंदर ऑफर दे दिया तो हम बोलेंगे सर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमें तो दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये जो प्रोस्पेक्टस है ये इसी कंपनी का डीम्ड प्रोस्पेक्टस है। एक और बात, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, इसके अलावा एक और कंडीशन जो है, द नेक्स्ट कंडीशन इज कि जब शेयर्स ऑफर किए गए पब्लिक को, जब पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए गए तब कंपनी को शेयर्स का प्राइस नॉट रिसीव्ड, तब कंपनी को शेयर्स का प्राइस रिसीव नहीं हुआ था। इसका क्या मीनिंग है? इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट करता हूं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे सेलर्स ऑनलाइन कंपनीज के थ्रू अपना गुड्स सेल करते हैं। जब वो ऑनलाइन कंपनीज के थ्रू अपने गुड्स सेल करते हैं तो कंपनीज उन्हें ये कहती हैं कि आपका सामान या गुड्स सेल होने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। यानी कि ऑनलाइन कंपनीज खुद परचेज नहीं करती, वो उन्हें क्रेडिट पे खरीदती हैं और उसके बाद उसे आगे सेल करती हैं और सेल करने के बाद जो रेवेन्यू आता है, जो कलेक्शन आती है, उसे ऑनलाइन कंपनी उसके मैन्युफैक्चरर को या डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। ऐसा बहुत बार छोटी बड़ी शॉप्स में होता है कि सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से या होलसेलर से क्रेडिट पे सामान खरीदता है, उसे कैश में सेल करता है और उसके बाद जो पैसा आता है उसका पेमेंट किसको जाता है? उसका पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर को जाता है। कंपनी ने भी तो ऐसा ही किया। पहले कंपनी ने जब अपने शेयर इशूइंग हाउस को दिए या अंडरराइटर को दिए और उसके बाद जब उस इशूइंग हाउस ने पब्लिक को शेयर्स ऑफर किए थे, तब तक मेरी कंपनी के पास उन शेयर्स का कोई भी कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ था।
यस, तो मेरी कंपनी ने मान लीजिए 200 करोड़ के शेयर्स इशुइंग हाउस को दिए और एक भी पैसा नहीं लिया। और कब तक नहीं लिया? जब तक कि इशुइंग हाउस ने वो शेयर्स पब्लिक को ऑफर ना कर दिए तब तक। तो जब इशुइंग हाउस ने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे तब तक मुझे उन शेयर्स का पैसा रिसीव नहीं हुआ था। तो कंपनी डीम्ड प्रोस्पेक्टस में खुद बचकर इशुइंग हाउस को आगे करके इशुइंग हाउस के थ्रू अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करवा रही है। तो अगर इन दो में से एक कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन कौन सी? विद इन 6 मंथ्स, एंड सेकंड कंडीशन इज कंपनी को कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ। दोनों में से कोई एक कंडीशन, एनी वन ऑफ देम, दोनों नहीं, सिर्फ एक कंडीशन अगर फुलफिल हो गई तो हम बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी का बन गया डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और डीम्ड प्रोस्पेक्टस बनने के आउटकम क्या हुए? इसके आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस ये हो गए कि जो प्रोविजन एक नॉर्मल प्रोस्पेक्टस के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं वो सेम प्रोविजन अब इस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, ऑल्दो मेरी कंपनी ने सहारा किसी और का लिया था। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये है कि प्रोस्पेक्टस में अब वो डायरेक्टर कौन होगा? डायरेक्टर कौन कहलाएगा? क्योंकि प्रोस्पेक्टस जो ऑफर किया था, जो डॉक्यूमेंट दिया था, वो तो इशुइंग हाउस ने दिया था। इशुइंग हाउस ने जो प्रोस्पेक्टस या डॉक्यूमेंट जो इशू किया उसमें जिस इशुइंग हाउस के डायरेक्टर का जो नाम था वो उसे हम कंपनी का डायरेक्टर यहां प्रिज्यूम कर लेंगे। मेरी कंपनी का रियलिटी में डायरेक्टर मैं हूं, लेकिन क्योंकि प्रोस्पेक्टस इशुइंग हाउस ने इशू किया है इसलिए अब मेरी कंपनी का डायरेक्टर किसे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा? इशुइंग हाउस के डायरेक्टर को प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। अगर वो इशुइंग हाउस वाली कंपनी नहीं है, पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स को उस प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। और इसका इंपैक्ट क्या होगा ये मैंने आपको बताया। डीम्ड प्रोस्पेक्टस इशू होने से प्रोस्पेक्टस के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। यस, सेक्शन 26 भी एप्लीकेबल होता है, सेक्शन 34, सेक्शन 35, क्रिमिनल लायबिलिटी, सिविल लायबिलिटी, ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं डीम्ड प्रोस्पेक्टस। और अब एक टर्म आती है ऑफर फॉर सेल। सर, ऑफर फॉर सेल के लिए ना एक सेक्शन और इंपॉर्टेंट है और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 28 ऑफ द कंपनीज एक्ट। डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25 में पड़ा और एक सेक्शन 28 भी है जो कि ऑफर फॉर सेल के लिए है। ऑफर फॉर सेल सिंपली मींस जब कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जब रिलायंस पावर का आईपीओ आया था तो अनिल अंबानी जी ने अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए थे। तो अनिल अंबानी जी अगर अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं तो वो कौन है? वो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो जिन्होंने कंपनी के स्टार्टिंग में कंपनी में पैसा लगाया हो और अब जब कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है तो वो अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल के बारे में आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।